हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने ट्रांसलेशन के अंतर्गत पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीख लिया था। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी हम लोग जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हम उन वाक्यों के ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं जहाँ पर कहीं कोई कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, बट किसी वस्तु या व्यक्ति की स्टेट को, उसकी अवस्था को दर्शाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिना किसी कार्य के हुए। तो हम लोग ऐसे वाक्यों के इस टाइम ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग एडवांस लेवल पर, जहाँ पर हम लोग एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी बेसिक जो भी चीजें हैं, बेसिक जो ट्रांसलेशन है उनको ट्रांसलेट करना सीख लें। अभी तक हमने पीछे सीखा था वर्ब बी के प्रयोग से वाक्यों को ट्रांसलेट करना, और हमने यह जाना कि जो वर्ब बी होता है यह इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, इनका मूल रूप होता है। अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये वर्ब बी के रूप होते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते थे? प्रेजेंट टेंस में करते थे। अर्थात हम लोग इज, एम, आर के प्रयोग से प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन करते थे। इसी प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ब बी का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार बी का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? वाज और वर का। और जो वाज और वर होते हैं वो क्रिएट करते हैं पास्ट टेंस का। इट मीन्स आज के इस वाक्य में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पास्ट का तात्पर्य उस टेंस से होता है जो बीते हुए समय को प्रदर्शित करता है। प्रेजेंट क्या था? जो अभी के समय, जो वर्तमान समय जो चीजें हो रही हैं उसको प्रदर्शित जो वाक्य करता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस क्या करता है? जो बीते हुए समय को प्रदर्शित करता है। आगे हमको पढ़ना है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो आने वाले समय को प्रदर्शित करे, ये हमारा फ्यूचर टेंस होगा। तो चलिए आज के वीडियो में जो हमको पढ़ना है पास्ट टेंस, इसको पढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, पास्ट टेंस क्या डिनोट करता है? पास्ट टेंस बीते हुए समय को डिनोट करता है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि हिंदी का कोई वाक्य लिखा गया है? क्योंकि हमको सीखना है ट्रांसलेशन, अनुवाद सीखना है, अर्थात हिंदी के वाक्य को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए, हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हिंदी का दिया गया वाक्य अगर लिखा गया है वो पास्ट टेंस में है या नहीं। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हिंदी का अगर कोई भी वाक्य लिखा गया हो जिसके अंत में क्या आ जाए? था, थी, थे, थी, होता था, या फिर होते थे। अगर ये शब्द आ जाए हिंदी के किसी वाक्य के अंत में, क्या क्या? था, थी, थे, थी, होता था, होते थे, ये शब्द आते हैं तो वो कौन से टेंस का फॉर्म करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे पास्ट टेंस का। ये बात को पहचानने की तरीके की, जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं कि अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। तो हमारे पास ये सेंटेंस है जहां पर मैं लिखा है अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंत में क्या हो गया है? ये आ गया है थी, और ये थी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दिया गया सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो किस टेंस का हो गया है? वो पास्ट टेंस का हो गया है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जहां पर कोई कार्य का होना नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे वाक्य को आप देखिए, क्या यहाँ पर कोई कार्य का होना पाया जा रहा है? यहाँ पर किसी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि जो अंग्रेजी सरकार है उसकी स्टेट, उसकी अवस्था को बताया जा रहा है कि वो कैसी थी? निर्दयी थी। अर्थात हम लोग ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं जहां पर हम लोग किसी कार्य के होने का मतलब नहीं है, बल्कि हम लोग उन्हीं वाक्यों को ट्रांसलेट करना अभी सीख रहे हैं राइट नाउ, जहां पर किसी कार्य का होना ना पाया जाए बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था के बारे में बात किया जाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस कैसे बनता है। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुम कभी भी साहसी नहीं थे। तुम कभी भी साहसी नहीं थे।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वापस इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंत में क्या आ गया है, थे आ गया है। अब फिर से इस वाक्य के अंत में थे आ गया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी गिवन सेंटेंस किस टेंस का हो गया है, पास्ट टेंस का हो गया है। तो आई थिंक चीजें कुछ क्लैरिफाई हो रही होंगी आपकी। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या राजू एक योग्य अध्यापक था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है कि क्या राजू एक योग्य अध्यापक था, तो यहाँ पर इस टेंस के इस वाक्य में क्या आ गया है, था आ गया है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा पास्ट टेंस को। अब इन सेंटेंसेस को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि पहले दो वाक्य में हमने किसका प्रयोग किया है, वाक्य के अंत में जो सिंबल है, सिंबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंबल जो है, सिंबल हमको यह आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि जो दिया गया वाक्य है वो किस टाइप का है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। क्योंकि जब बात ट्रांसलेशन करने की आती है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की, तो वहां पर हम लोग वाक्य के अनुसार कि वाक्य किस प्रकार का है उसके अनुसार ही वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता है, ये जो सिंबल है, हिंदी का कोई वाक्य होगा जिसको हिंदी में कहते हैं इस सिंबल को पूर्ण विराम का, यदि किसी वाक्य के अंत में ये सिंबल आ जाए, ये दो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या होता है, ये क्या हो सकता है, अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य हो सकता है, सकारात्मक वाक्य हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या हो सकता है, नकारात्मक वाक्य हो सकता है। अर्थात जब भी पूर्ण विराम आए तो किस टाइप को रिप्रेजेंट कर सकता है, या आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। तो बात ये आती है कि एक ही सिंबल दो तरह के वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सकारात्मक है नकारात्मक, अर्थात अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो इसको पहचानने का तरीका और भी इजी है। इतना तो हमको कंफर्म हो गया कि पूर्ण विराम आएगा तो ये सकारात्मक या नकारात्मक होगा। तो इसको कैसे पहचानेंगे, सकारात्मक नकारात्मक मतलब नेगेटिव, अर्थात अगर नकारात्मक होगा तो इसके साथ ये नहीं शब्द जुड़ा होगा। अगर नकारात्मक वाक्य होगा पूर्ण विराम के पास, अगर नकारात्मक होगा तो उसके साथ क्या जुड़ा होगा, नहीं जुड़ा होगा। यदि सकारात्मक होगा तो ये नहीं शब्द इसके साथ कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाक्य के ट्रांसलेशन की तरफ। एक एक करके हम लोग तीन तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होंगे, एक यस नो टाइप जिसको फर्स्ट टाइप लिखा जाता है, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप जिसको सेकेंड टाइप लिखा जाता है। ये कैसे वाक्य होते हैं इसको पीछे की वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, और मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक नियमों बता दूं कि हम तो ये जान गए कि वाज और वर का प्रयोग करना है, तो क्लियर हो गया। लेकिन बात ये आती है कि कब वाज का प्रयोग करेंगे और कब वर का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से पहली बात जो ये था, थी और होता था, ये जो तीन अर्थ हैं ये किसके अर्थ होते हैं, ये होते हैं वाज के। और जो बाकी बच रहे हैं थे, थी या होते थे, ये होते हैं मतलब वर के। तो ये वाज और वर के अर्थ हो गए। था, थी, होता था, ये वाज का अर्थ होता है, थे, थी, होते थे, ये किसका अर्थ होता है, वर का। अब ये तो हमने इसके अर्थ को जान लिया, अब ये भी जान लेते हैं कि कब वाज का प्रयोग करेंगे कब वर का प्रयोग करेंगे। अर्थ के अकॉर्डिंग देख लिए, हमको सपोज जब कुछ लोग होते हैं जो कि अर्थ के अकॉर्डिंग भी सही वर्ब का सिलेक्शन नहीं कर पाते, तो मैं उनके सुविधा के लिए बता देता हूं कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट अथवा एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये आ जाए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दिया गया वाक्य जो है उस दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आई, ही, सी, इट अथवा कोई एक वचन कर्ता अर्थात कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, उसके साथ प्रयोग किया जाएगा पास्ट टेंस में वाज का। लेकिन यदि सब्जेक्ट क्या हो जाए, यू हो जाए, वी हो जाए, दे हो जाए,
या फिर अथवा प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन करता ये हो जाए तो इनके साथ प्रयोग किया जाएगा वर का। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आई, ही, सी, इट या कोई सिमिलर सब्जेक्ट हो, सिमिलर नाउन हो, तो उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के स्थान पे यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तब किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हो गई कब वाज का प्रयोग, अब कब वर का प्रयोग करेंगे। वाज वर का मतलब भी जान चुके हैं, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे यहाँ पर मैंने भी इसको डिस्कस कर दिया है। अब बढ़ते हैं वाक्यों के ट्रांसलेट करने के कुछ नियमों की तरफ, कुछ स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे कि हमारे पास जो पहला वाक्य होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हम लोग इस वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम आया हो और जिनके साथ नहीं शब्द का प्रयोग न हुआ हो, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य का। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में सब अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा रहा था, सेम वे में यहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। अर्थात सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? अर्थात जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वाज का प्रयोग किया जाएगा या तो वर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वाक्य में जो भी बचे हुए शब्द होंगे, अदर वर्ड्स, हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे और लास्ट में कौन सा सिंबल आएगा? वो आएगा फुल स्टॉप का। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वाक्य थे, तो एक वाक्य दो वाक्य हैं जहाँ पर लास्ट में क्या आ गया है? पूर्ण विराम आया हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर पूर्ण विराम आया है तो इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो इसमें कहीं भी ये नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब नहीं शब्द इसमें नहीं आया है, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया है? ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब इस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, अच्छा सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी सरकार, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वाज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्या थी? बड़े निर्दयी। ये क्या हो जाएगा? वेरी क्रूएल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूएल। तो ये ट्रांसलेशन रहा इस गिवन सेंटेंस का। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं अगर कहूं कल मैं बहुत व्यस्त था, बहुत व्यस्त था। ये रहा हमारा वाक्य, कल मैं बहुत व्यस्त था। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है? यदि हम लोग को सब्जेक्ट ढूंढना है किसी वाक्य में, तो बहुत लोग ये करते हैं कि जो पहला शब्द होता है उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि हर केस में, हर सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट कोई सजीव होगा, लिविंग थिंग होगा, तो वहां पर हम लोग कौन या किसने लाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो भी शब्द प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कल मैं बहुत व्यस्त था और इसको मैं क्वेश्चन बोलूं कल कौन व्यस्त था, तो आंसर डेफिनेटली क्या मिलेगा? मैं। अब कौन से आंसर मिला है, और जब भी कौन या किसने से आंसर मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सब्जेक्ट। अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, और मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। अभी मैंने ऊपर बताया अगर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए? आई आ जाए, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे?
वाज का स्ट्रक्चर भी कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद क्या लिखना है, वाज या वर। तो आई के साथ यहाँ क्या लिख लेंगे, वाज, आई वाज, मैं था, क्या था, बहुत व्यस्त, और बहुत व्यस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेरी बिजी, वेरी बिजी। अच्छा, कब व्यस्त था, कल। और देखिए कल यहाँ पर पास्ट टेंस में है, और जब भी पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश लिखी जाती है तो वहां पर लिखते हैं यस्टरडे, और जब फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश आती है तो वहां पर लिखा जाता है टुमारो। तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। तो ये रहा ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस के। तो ये रहा ट्रांसलेशन। आई होप आपको नियम, स्ट्रक्चर और जो ट्रांसलेशन करने का तरीका हो समझ में आया हो। तो मैं इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की तरफ, पास्ट टेंस के। अर्थात जब भी पास्ट टेंस में अगर कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको थोड़ा समझते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचाने कैसे निगेटिव सेंटेंस। अभी जैसे मैंने जिक्र किया था कि क्या आ जाए, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आ जाए और उसके साथ क्या जुड़ा हो, उस पूर्ण विराम का जुड़ा हो नहीं शब्द, या फिर कभी नहीं, या फिर न, कभी नहीं या फिर न। अगर इस टाइप के शब्द जुड़ जाएं तो वो बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा इसके ट्रांसलेट करने के नियम को समझते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जब भी किसी निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, वाज या वर, दोनों यूज कर लेंगे, वाज या वर का। उसके बाद निगेटिव होने की वजह से यदि नहीं या न हो तो उसके लिए नॉट होता है, लेकिन यदि कभी नहीं का प्रयोग कर लिया जाए तब किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। और अंत में क्या लिखा जाएगा, अदर वर्ड, किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। तो ये रहा स्ट्रक्चर पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो यहां पर मैंने एक वाक्य लिखा था, तुम कभी साहसी नहीं थे, तुम कभी साहसी नहीं थे। तो ये रहा हमारा एक वाक्य। एक बात और ले लें, उसका इरादा अच्छा नहीं था। तो ये हमारे पास दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को देखा जाएगा तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया है, यहाँ भी पूर्ण विराम आया है। तो पूर्ण विराम आ गया तो ये बता रहा है कि वाक्य या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम के साथ किसका प्रयोग किया गया है, नहीं का। यहाँ पूर्ण विराम के साथ किसका प्रयोग किया गया है, नहीं का प्रयोग किया गया है। अब ये नहीं ये हमको बता दिया, ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो वाक्य है वो अफर्मेटिव नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात ये दोनों वाक्य किस टेंस में, किस सेंटेंस में हो गए हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हो गए हैं। इसका टेंस देखेंगे तो इन वाक्यों के अंत में क्या आ गया है, एक में यहाँ पर थे आ गया है, यहाँ पर था आ गया है। और जब भी वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसे शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस बनाता है, वो बनाता है पास्ट टेंस। अर्थात ये दोनों वाक्य टेंस में हो गए हैं, पास्ट टेंस में हो गए हैं। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, चलिए पहले इस वाक्य को देखते हैं। पहला वाला, तुम कभी साहसी नहीं थे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू लिख लिया। और मैंने ऊपर बताया है यदि सब्जेक्ट यू हो जाए, यू के पास किसका प्रयोग करना है, वर्ब का, वर्ब का। तो यहाँ पर वाज या वर्ब से किसको लिखेंगे, वर्ब, हो जाएगा यू वर्ब। अब यहाँ पर देखिए नहीं तो है, लेकिन नहीं के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, कभी। अर्थात कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। और मैंने बोला जब कभी नहीं आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेवर, यू वर नेवर। क्या नहीं थे, साहसी। और साहसी की इंग्लिश क्या आती है, करेजियस। ये क्या आएगा, करेजियस। तो ये ट्रांसलेशन रहा इस सेंटेंस का। यही साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, उसका इरादा अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसका इरादा, उसका इरादा। तो हमारा इसका इंग्लिश क्या जाएगा, हिज इंटेंशन, हिज इंटेंशन।
ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हिज इंटेंशन। अब इसके यहाँ पर देखेंगे जो इरादा शब्द है जो कि नाउन है वो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट एक वचन करता होगा तो वर्ब क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्ब। हिज इंटेंशन वर्ब। इसके बाद नॉट या नेवर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नहीं शब्द आ गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट। हिज इंटेंशन वाज, और यहाँ पे हिज इंटेंशन था, वाज लिखना था, मैंने वर्ब लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, वाज आएगा। हिज इंटेंशन वाज नॉट, अच्छी इंग्लिश क्या हो जाएगी, गुड। तो ये रहा ट्रांसलेशन इन दोनों नेगेटिव सेंटेंस का, जो कि किस टेंस के थे, पास्ट टेंस के थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, और पास्ट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा जो अगला टाइप होगा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके अंत में कौन सा सिंबल आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि चीजें और क्लैरिफाई हैं, जैसे कि क्या वह एक योग्य अध्यापक था, योग्य अध्यापक था। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, तुम कल उदास क्यों थे। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस हैं, और ये दो ऐसे सेंटेंस है जिनके अंत में किसका प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाए। और मैंने जस्ट बताया जब हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाए तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो क्लियर है। इंट्रोगेटिव मार्क का इंट्रोगेशन दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा, वहां पर तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाक्य कौन से हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह एक युग अध्यापक था। तो यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हुआ है, और अगर इसका उत्तर देना हो तो इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका प्रारंभ क्या से हो जाए और उसका उत्तर हाँ या ना में दे सके वो बनाते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी किसी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वाज या वर, हो जाएगा वाज या वर। उसके बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और लास्ट में क्या लिखते हैं, अदर वर्ड को किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हमको मिल गया है यस नो टाइप के सेंटेंस का। तो जब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे जो कि यस नो टाइप है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होगा, वर, वाज या वर लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अच्छा अध्यापक कौन नहीं था, वह नहीं था। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना हो तो लिविंग थिंग के लिए कौन या किसे लाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है, लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग हो तो क्या लाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पूछूं कौन एक योग्य अध्यापक था, तो आंसर क्या मिलेगा, वह की इंग्लिश हो जाएगी क्या, अर्थात ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। और ही वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ मैंने क्या बताया, ही के साथ यूज करते हैं वाज का, अर्थात यहाँ पर इस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज। तो हमने वाज वर्ब में से वाज लिख लिया, अब लिखना है सब्जेक्ट। अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया सब्जेक्ट क्या है, ही, वाज ही, वह क्या था, एक योग्य अध्यापक। हो जाएगा वाज ही अ वर्दी टीचर। तो ये रहा ट्रांसलेशन इस गिवन सेंटेंस का। तो चलिए इस दूसरे सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन इस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से नहीं हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वो आ गया है वाक्य के बीच में। तो बता दूं, जब भी कोई हिंदी का वाक्य जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए और उसका उत्तर हाँ या ना में देना संभव न हो, तो वो बनाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
क्या बनाता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है और मैं पूछूं कि तुम कल उदास क्यों थे, तो हम लोग यस या नो नहीं बोलेंगे, जो रीजन होगा उस रीजन को बताएंगे। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, WH टाइप होगा। और जब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यस नो टाइप, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहना है। एक चीज स्टार्टिंग में बढ़ जाता है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट और लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्यों है, और क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। और वाई के बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड पर लिखना है वाज या वर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग करना है, यू के साथ प्रयोग करना है वर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, वर। तो हमने वाज या वर में से वर को लिख लिया, अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट किया है तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। वाई वर यू क्या थे, उदास, तो उदास की इंग्लिश कहती है सैड। तो ये हमारा ट्रांसलेशन रहा इस दिए गए वाक्य का, जो कि क्या हो गया है, वाई वर यू सैड। तो आई होप आपको आज के वीडियो लेक्चर में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस के ट्रांसलेट करना आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जहां पर मैं कुछ क्वेश्चन को लाऊंगा और उन क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।